सो हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शुशु सेकंड लाइफ मानवा को सीजन 3 के एपिसोड 12 को, जो कि अगेन काफी ज्यादा फैंटास्टिक होने वाला है। और आज हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे हमारी शीना कोरी की फैमिली को अटैक होने से बचाएगी या फिर उन असैसिन से बचाएगी। और आखिरकार हमारी शीना को जब सब इतनी बुरी हालत में देखेंगे तो फिर उनका रिएक्शन कैसा होगा, ये सब कुछ आज हम जानेंगे आज के इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए बिना किसी देरी के और बिना किसी बकवास के इस एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां कोरी शुइना से कहता है, शूशु देखो वे सभी मेजेस यहाँ से भाग रहे हैं, क्या मैं उन सभी का पीछा करूं? उन्हें देखने से ऐसा तो नहीं लगता कि वे इतनी आसानी से हार मान जाएंगे। तो आखिरकार बात क्या है? ये बात सुनकर हमारी शुइना काफी ज्यादा शॉक होती है और उसे एकदम से कुछ ना कुछ तो रियलाइज हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुइना काफी ज्यादा घबराते हुए और चिल्लाकर हमारी कोरी से कहती है, कोरी जल्दी करो और उन सभी का पीछा करो, उनमें से एक भी इंसान को या मेज को यहाँ से भागने मत देना। फिर हमारी शुइना हमारी कोरी को बताती है, उन सभी लोगों ने यहाँ आने से पहले एक बॉम्ब को कास्ट कर दिया था और अब वे जाकर उस बॉम्ब स्पेल को एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि वे अब और कुछ ज्यादा नहीं कर सकते और वे हमें नहीं हरा सकते। इस वजह से ये चीज अब उनका लास्ट ऑप्शन है कि वे किसी न किसी तरीके से उस बॉम्ब के स्पेल को एक्टिवेट कर दें। जल्दी करो और उनका पीछे करो इससे पहले कि वे उस बॉम्ब स्पेल को एक्टिवेट कर दें। ये बात सुनकर हमारा कोरी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, शूशु तुम्हें ये भी पता है? फिर कोरी थोड़ा शांत होते हुए कहता है, खैर छोड़ो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ शूशु, और वैसे भी अब हमने ज्यादातर चीजों को संभाल लिया है, अब मैं बाकी सभी चीजें तुम पर छोड़ता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोरी खुद पर एक फ्लाइंग मैजिक स्पेल कास्ट करता है और वहां से उड़ते हुए जाने लगता है और हमारी शुइना से कहता है, शूशु मैं जा रहा हूँ। और हमारी शुइना हमारी कोरी से कहती है, अपना ख्याल रखना कोरी। फिर शुइना कोरी को जाते हुए देखकर हमें बताती है, मैंने ड्रीम कोरी के रिकॉर्ड्स में पढ़ा था कि जहाँ पर मार्किस और मार्किस की फैमिली का असैसिनेशन हुआ था वहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। लेकिन जब ड्रीम कोरी ने इस बात पर तहकीकात करी और इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चला कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब फिट किया गया था और किसी ने उसको एक्टिवेट कर दिया था उनका असैसिनेशन करने के बाद, जिसकी वजह से उस जगह पर कोई भी क्लू नहीं मिला जो कि ये साबित कर सके कि मार्किस की फैमिली का किसी ने असैसिनेशन किया है। और यही बात ड्रीम कोरी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि आखिरकार वो कौन है जिसने ड्रीम कोरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर कर रख दिया। फिर शीना सोचती है, वैसे तो वो बॉम्ब वाला स्पेल किसी न किसी चीज के कांटेक्ट में आने के बाद ट्रिगर होता है या फिर उस पर कोई ना कोई टाइमर लगाया जाता है, लेकिन जो कि मेरे साथ कोरी है और उसने पहले ही इन सभी मेजेस का सारा प्लान खराब कर दिया है। इसी वजह से अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वे किसी टाइमर से उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर सकें। इसी वजह से वे खुद गए हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि शीना के पीछे काफी ज्यादा मेजेस आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वे मेजेस उस कैरिज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और पीछे देखती है। तभी शीना देखती है कि काफ़ी सारे मेजेस उसकी तरफ आ रहे होते हैं, जो देखकर हमारी शीना कहती है, क्या यहाँ पर और मेजेस है? आखिरकार ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? फिर शरीना कोरी के दिए हुए मैजिक स्टोन को यूज करते हुए सोचती है, मैं सोच रही थी कि आखिरकार कोरी के फादर जो कि मार्किस हैं और इतने बड़े पावरफुल मेज हैं, आखिरकार उनको कोई कैसे असैसिनेट कर सकता है? आखिरकार किसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है? फिर हम देखते हैं कि शीना उस मैजिक स्टोन को तोड़ देती है ताकि वो उसके मैजिक को एब्सॉर्ब कर सके। और शीना सोचती है, अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिरकार मार्किस जो कि उस ड्रीम में थे वे किस तरीके से असैसिनेट हो गए, वो भी इतनी ज़्यादा आसानी से। फिर हम देखते हैं कि शुइना उस मैजिक स्टोन को यूज करते हुए और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली गुस्से में कहती है, लेकिन इस बार जो तुमने मेरे ड्रीम में किया था वो चीज मैं इस रियलिटी में रिपीट नहीं होने दूंगी। और हमारी शुइना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली उन पर अटैक करने लगती है और काफी बड़े बड़े स्पेल कास्ट करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में काफी बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं, एक कोरी की साइड पर और दूसरी तरफ शुइना की साइड पर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काफी सारे मेजेस हार गए होते हैं, मतलब हमारी शीना ने उनको हरा दिया होता है और उनकी बॉडी इधर उधर पड़ी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी शीना काफी ज्यादा मुश्किल से खड़ी हो पा रही होती है और वहां पर उसने काफी सारे मेजेस को ठिकाने लगा दिया होता है, लेकिन फिर भी उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोरी के फादर यानी मार्क्यूस कैरियर से बाहर आ गए होते हैं और वे भी उन सभी मेजिस से फाइट कर रहे होते हैं और वो हमारी शीना की हालत देखकर कहते हैं, आखिरकार इतनी सारी मेजिस कहाँ से आ रहे हैं, क्या तुम ठीक हो? ये बात सुनकर हमारी शीना, जिसकी काफी ज्यादा बुरी हालत होती है और उसकी लेफ्ट आई में काफी ज्यादा इंजरी हो गई होती है और ब्लीडिंग हो रही होती है, वो काफी ज्यादा घबराते हुए कोरी के फादर से कहती है, मैं किसी न किसी तरीके से इसको मैनेज कर लूंगी, आपका शुक्रिया कि आप मेरी मदद कर रहे हो। तभी शुइना पीछे एक बड़ा सा ब्लास्ट नोटिस करती है। फिर शुइना मार्क्यूस से कहती है, हमें किसी न किसी तरीके से इन सभी मेजिस को यहाँ पर रोकना होगा जब तक कि कोरी यहाँ पर वापस नहीं आ जाता, क्योंकि अभी वो उस बॉम्ब स्पेल को डीएक्टिवेट कर रहा होगा। फिर शुइना सोचती है, इन सभी बॉम्ब्स को देखकर और ब्लास्ट को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोरी की साइड पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं वहां पर कोई गड़बड़ तो नहीं। फिर मार्केस एक मेज को उठते हुए देखकर कहते हैं, वे बार बार गिरने के बाद भी उठ जाते हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगता है कि वे इलीगल वे में मैजिक टूल्स को यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे बार बार घायल होने के बाद भी उठकर हमसे लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर मार्केस शुइना से कहते हैं, ये ऑर्डिनरी असैसिन्स नहीं है, ये जरूर कुछ न कुछ तो अजीब काम कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि आखिरकार कितनी देर तक तुम्हारा बैरियर इन सभी मेजिस को रोक कर रख सकता है, वे बार बार यहाँ पर आ रहे हैं हम पर अटैक करने। ये बात सुनकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी हो रही होती है। फिर हमारी शीना कांपते हाथों से अपनी तलवार को पकड़ते हुए सोचती है, मार्कस काफी ज्यादा हर्ट हो चुके हैं और वे ज्यादा देर तक लड़ाई नहीं कर सकते और मुझे किसी न किसी तरीके से इन सभी लोगों को हराना ही होगा और मेरे पास भी ज्यादा मैजिक नहीं है, क्योंकि पहले ही मेरी बॉडी से सभी मैजिक खत्म हो चुका है। आखिरकार मैं अब क्या करूंगी, मुझे किसी न किसी तरीके से इस इंसिडेंट को रोकना ही होगा। फिर शुइना सोचती है, आखिरकार एविस और हाइली कहाँ है, वे अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए? फिर हम देखते हैं कि पीछे से विडिली कैरियर से निकलते हुए मार्किस से कहती है, फादर सिस्टर क्या आप दोनों ठीक हो? विडिली की बात सुनकर शुइना और मार्किस दोनों घबरा जाते हैं। तभी मार्किस विडिली से कहते हैं, विडिली यहाँ पर सेफ नहीं है, प्लीज अभी के अभी कैरिज के अंदर वापस जाओ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक मेज हमारे मार्किस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मार्किस के मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वे पीछे से हर्ट भी हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर हमारी विडिली काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो चिल्लाती हुई कहती है, फादर नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वे सभी मेजिस जो कि काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए होते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से दोबारा उठकर आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, बहुत अच्छे, अब उनका बैरियर टूट चुका है, अब हमारे पास मौका है, जल्द से जल्द उन सभी को खत्म कर दो। ये सब कुछ सुनकर हमारी शीना काफी ज्यादा घबरा जाती है और मार्कस को देखकर भी वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और सोचती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे ये रोकना ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी शरीना पहली बार ब्लैक मैजिक को यूज करती है, जो कि न जाने कैसे हमारी शरीना के पास आ गया होता है। इसी मैजिक को यूज करके हमारी शरीना काफी बड़ा ब्लास्ट वहां पर करती है, जो कि ब्लैक मैजिक से किया गया होता है, तो ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल का होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा हो गया होता है और हमारी शरीना भी बेहोश हो गई होती है और वो बेहोशी में हमें बताती है, और सभी चीजें मुझे साफ साफ याद नहीं है, मैंने देखा सब कुछ काफी ज्यादा ब्लर था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि विडिली काफी ज्यादा रो रही थी और उसकी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने देखा कि विडिली काफी ज्यादा रो रही थी और वो बार बार सिस्टर सिस्टर कह रही थी। फिर श्रीना कहती है, और कोरी, वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था कि वो स्ट्रांग बना रह सके, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से काफी ज्यादा आंसू निकल रहे थे। फिर श्रीना हमें बताती है, और फिर मुझे याद है कि हम दोनों के बीच में एक छोटी सी बात हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि श्रीना की काफी ज्यादा बुरी हालत देखकर हमारा कोरी उसके पास आता है और कहता है, आखिर क्यों, आखिरकार तुमने इतना सब कुछ क्यों किया? अब तुम फिक्र मत करो, हाइली और एविस यहाँ पर आ चुके हैं, वे बाकी लोगों को संभाल लेंगे, अब कुछ भी गलत नहीं होगा, प्लीज तुम ठीक हो जाओ, प्लीज तुम ठीक हो जाओ शूशु। और ये सभी बातें हमारी शीना भी सुन रही होती है और हम देखते हैं कि हमारी शीना की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होती है और उसके मुंह से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। तभी हमारी शीना कहती है,
ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि सब ठीक है, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। ये बात सुनकर हमारा कोरी और ज़्यादा रोने लगता है और हमारी शीना को हक कर कर कहता है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिरकार तुम सोच क्या रही थी, जो तुम जाकर उस ब्लास्ट को खुद की ही बॉडी से रोक रही थी? तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम इतना बड़े ब्लास्ट को अपनी बॉडी से रोक सकती हो? आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया शूशु, क्यों किया? ये बात सुनकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में कहती है, क्या क्या पूरा दिन निकल गया? क्या सुबह हो गई? फिर हम देखते हैं कि हमारी शीना अपने खून भरे हाथों को हमारी कोरी के पास लेकर जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। फिर हमारी शीना हमारी कोरी से कहती है, मैं बस चाहती थी कि इस साल तुम्हारा बर्थडे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मने और तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो अपने इस साल के बर्थडे पर। ये बात सुनकर हमारा कोरी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी शीना, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होती है, वो हंसते हुए और एक प्यारी सी स्माइल करते हुए हमारी कोरी से कहती है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कोरी कि तुम इस दुनिया में आए, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ये बात सुनकर हमारा कोरी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो रोते हुए हमारी शीना से कहता है, शू शू। तो इसी के साथ हमारी शीना इस इंसिडेंट को होने से रोक देती है। सो माई स्वीटीज एंड क्यूटीज, कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा ही था, यहाँ पर आने से पहले हमारी शीना ने एविस और हाईली को कॉल कर दिया था ताकि वो किसी तरीके से यहाँ पर सही टाइम पर पहुँच जाएं, और अगर वे इस सिचुएशन को हैंडल ना कर पाए तो एविस और हाईली अपनी स्किल से उन सभी मेजिस को मार दें और अपनी सभी चीज़ों को इस्तेमाल कर कर इस इंसिडेंट को किसी न किसी तरीके से रोक दें। लेकिन उनके आने से पहले ही मेजिस ने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया था, जिसको रोकने के लिए हमारी शीना ने और किसी को नहीं बल्कि खुद को ही चुना ताकि वो किसी तरीके से उस ब्लास्ट को रोक सके। और हमने देखा था कि इसी बीच हमारी शीना ने पहली बार ब्लैक मैजिक को भी यूज़ किया था। आखिरकार हमारी शीना ने ब्लैक मैजिक को कैसे यूज़ किया, ये तो हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा। अभी तक के लिए आप ये जान लो कि हमारी शीना ने इस इंसिडेंट को होने से रोक दिया है। फिर हमारा सीन मार्किस के मेंशन पर शिफ्ट होता है, जहां पर हमें एक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल विंडो दिखाई जाती है। फिर हमें हमारी शीना दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैंडेजेस में लिपटी होती है, बिल्कुल शॉन की तरह, जैसे वो बचपन में लिपटा रहता था। लेकिन इस बार हमारी शीना है और हम देखते हैं कि हमारी शीना पर कोई वाइट मैजिक कास्ट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी शूशू धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शॉन के फादर होते हैं, जो कि कहते हैं, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया गया सिर्फ इस वजह से। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्यूक यूरिनेली हमारी शीना के लिए एक वाइट पोशन तैयार कर रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द हील हो सके। और फिर वे देखते हैं कि हमारी शीना उठ गई होती है और वे उससे कहते हैं, तो आखिरकार तुम उठ गई। ये सुनकर हमारी शीना ड्यूक से कहती है, हेलो ड्यूक। और हमारी शीना सोचती है, एक मिनट रुको, क्या ये शॉन के फादर है, यूरिनेली ब्लैंच? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्यूक क्लैपिंग करते हुए हमारी शीना से कहते हैं, तुमने दोबारा अपनी सभी मैजिकल पावर्स को और फिजिकल पावर्स को बिल्कुल एंड पॉइंट तक यूज कर लिया लेडी वेस्ट। तुम सच में, आखिरकार जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम हमेशा इतनी ज्यादा चोटों से घिरी हुई क्यों होती हो? फिर ड्यूक यूरिनेली हमारी शीना से कहते हैं, तुम्हारी पूरी बॉडी पे काफी ज्यादा अजीब सा मैजिक मैंने देखा है, तुम्हें अभी काफी ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम इसी तरीके से इधर उधर कूदती फांकती रही तो देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। और वैसे मुझे एक बात बताओ, आखिरकार तुम ऐसे काम क्यों करती हो जिससे तुम्हें इतनी ज्यादा चोटें लगती है या फिर तुम्हारी जान पर बात बन आती है? मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम्हारा गोल मरने वरने का तो नहीं है? बताओ मुझे। ये बात सुनकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर ड्यूक यूरिनेली काफी ज्यादा चिढ़ते हुए हमारी शीना से कहते हैं, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर 100 यूनिट्स मैजिक की बची हुई थी। अगर ये 100 यूनिट्स तुम्हारे अंदर बची ना होती तो समझो तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती और फिर तुम कभी भी जिंदा नहीं बचती, समझी? ये बात सुनकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है, आखिरकार ड्यूक किस बारे में बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि वे हर बार जब भी मुझे देखते हैं तो मैं हमेशा चोटों में घिरी हुई होती हूँ, लेकिन ये तो मेरा पहली बार है कि ड्यूक मुझे हील कर रहे हैं और उन्होंने मुझे इतना ज्यादा घायल देखा है, तो आखिरकार ये हर बार ऐसे वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्यूक यूरिनेली शीना के सभी पोशंस को तैयार कर रहे होते हैं और कहते हैं, ये काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है। फिर हम देखते हैं कि ड्यूक यूरिनेली काफी सारे पोशंस वहां शीना के पास रख देते हैं और कहते हैं, ये सभी मेडिसिन मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं और प्लीज इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना और इन्हें डेली लेना ताकि तुम जल्द से जल्द हील हो सको। ये बात सुनकर हमारी शीना कहती है,
ठीक है, मैं समझ गई। फिर यूरिनेली काफी ज्यादा भड़कते हुए और थोड़े चिढ़ते हुए कहते हैं, इन सभी दवाइयों को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत, और अगर किसी वजह से तुम रिकवर ना हो पाई तो जो मेरा बेटा है वो मुझे बिल्कुल भी सुकून से जीने नहीं देगा, और वो मुझे कभी भी सुकून से रहने नहीं देगा, समझी? तो प्लीज टाइम से अपनी सभी मेडिसिन को ले लेना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझी? तुम मुझे सुन रही हो ना? ये बात सुनकर हमारी शीना कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। और शीना का ये बिहेवियर देखकर और अपने बेटे के बारे में सोचकर, यानी श्वान के बारे में सोचकर, हमारी ड्यूक नेली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां से ड्यूक जाते हुए कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में सोचने से ही मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मुझे काफी ज्यादा पागलपन सा हो जाता है। ये कितना अजीब है, आखिरकार मेरा खुद का बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? और अब मुझे दोबारा से अपने मेंशन में जाकर उन सभी पेपर वर्क्स को करना पड़ेगा जो कि कभी खत्म ही नहीं होते। और ये सभी बातें सुनकर हमारी शीना सोचती है, ड्यूक की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि श्वान और ड्यूक साथ में अच्छे से नहीं रह पाते, जरूर इन दोनों की आपस में नहीं बनती होगी, तभी ड्यूक ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कोई आता है और कहता है, तुम इस वजह से अपने पेपर वर्क को कभी खत्म नहीं कर पाते क्योंकि तुम काफी ज्यादा ढीले हो और उन्हें बीच में ही छोड़ देते हो। ये बात सुनकर ड्यूक यूरिनेली चिढ़ते हुए कहते हैं, मैं बस अपने कामों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इस वजह से मैं बीच बीच में थोड़े से ब्रेक ले लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ढीला हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि कोरी के फादर आए हुए होते हैं, यानी मार्क्यूस वहां पर आते हैं हमारी शीना के लिए नाश्ता लेकर, और वे कहते हैं, लेडी शीना, मैं खुश हूँ कि तुम उठ चुकी हो। कोरी के फादर को यहाँ पर देखकर हमारी शीना उठते हुए कहती है, हेलो मार्किस डुबॉइस। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्यूक यूरिनेली वहां से जाते हुए कोरी के फादर से कहते हैं, तो जैसा कि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ, बाय बाय। ये बात सुनकर हमारी शीना ड्यूक यूरिनेली से कहती है, थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अच्छे से ट्रीट किया। फिर हम देखते हैं कि ड्यूक यूरिनेली वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोरी के फादर वहां पर शीना के पास आकर बैठते हैं और उनके हाथ में हमारी शीना के लिए काफी अच्छा ब्रेकफास्ट होता है, और वे हमारी शीना से कहते हैं, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? और हमारी शीना मार्किस से कहती है, मैं अब काफी ज्यादा ठीक हूँ, ये तो शुक्र है कि ड्यूक ब्लैंच ने मुझे काफी ज्यादा अच्छे से हील कर दिया है। ये बात सुनकर कोरी के फादर कहते हैं, तुम काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में थी तो इस वजह से मैं तुम्हें अपने स्टेट में ले आया जो कि काफी ज्यादा पास में ही था उस इंसिडेंट के होने के बाद में। और हाँ, हमने पहले ही तुम्हारी फैमिली को इस बारे में बता दिया है कि तुम हमारे रेसिडेंट में हो, तो तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो तुम प्लीज फोकस करो कि तुम अच्छे से रेस्ट करो और अच्छे से रिकवर हो जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये बात सुनकर हमारी शीना कुकीज लेते हुए कहती है, ठीक है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारी शीना सोचती है, मार्किस को देखने से ऐसा लगता है कि मार्किस के ऊपर जितनी भी इंजरीज आई थी उस असैसिनेशन की वजह से शायद वे सभी ठीक हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि ड्यूक यूरिनेली ने मार्किस को भी अच्छे से हील कर दिया होगा। फिर हम देखते हैं कि वहां पर मार्किस बैठे हुए हमारी शीना से कहते हैं, और हाँ, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात। फिर मार्किस हमारी शीना से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी पूरी फैमिली को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया और हमारी फैमिली को बचा लिया। कोरी ने मुझे बताया कि तुम्हें पहले से ही पता था कि हम पर और हमारी फैमिली पर और उस कैरेज पर अटैक होने वाला है। ये बात सुनकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो थोड़ी सी हेजिटेट होती है और कहती है, वो दरअसल ऐसा है कि। फिर तभी मार्किस हमारी शीना से कहते हैं, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लीज तुम ज्यादा टेंशन मत लो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इस अटैक के बारे में एडवांस में ही पता था तो मुझे लगता है कि तुम समझती होंगी कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन होने लगी। फिर मार्किस काफी ज्यादा ग्लो में होते हुए हमारी शीना से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन सभी अटैक के पीछे और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल है, तुम्हारी ऑर्गन एकेडमी का? ये बात सुनकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी शीना को पहले से ही इन सभी चीजों के बारे में पता होता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है कि हमारी शीना इससे पहले ये सब कुछ ड्रीम कोरी के साथ होते हुए देख चुकी है।
फिर शीना हमें बताती है तो जैसा कि अब उस ड्रीम्स की सभी बातें रियलिटी से काफी ज्यादा मैच होने लगी है, तो वो बात जिसके बारे में मैं भूलना चाहती थी वो दोबारा से मेरे सामने रियलिटी में आ रही है। फिर शीना हमें बताती है मेरे ड्रीम्स में एविस ने यानी ड्रीम एविस ने ड्रीम कोरी को जानबूझकर प्रिंसिपल के प्लान्स में फंसा दिया, और वो इसी वजह से इतना ज्यादा बदल गया क्योंकि एविस ने उसे अपनी सभी चालों में फंसा लिया था, क्योंकि वो भी प्रिंसिपल के पीछे कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था और इसी वजह से कोरी के पेरेंट्स को किसी ने मार दिया। लेकिन क्यों, आखिरकार क्यों? ये हमारी ऑर्गन एकेडमी का प्रिंसिपल इन सभी चीजों के पीछे है। आखिरकार वे करना क्या चाहते हैं? फिर मार्केस हमारी शीना से कहते हैं कैराडिल और मैं काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। वैसे मैं स्वीटीज एंड क्यूटीज, तुम भूल तो नहीं गए कि कैराडिल कौन है? कैराडिल और कोई नहीं बल्कि हमारे हाइली की मदर थी, जिनकी हाल फिलहाल इस इंसिडेंट से पहले डेथ हो गई है। तभी मार्केस हमारी शीना से कहते हैं मुझे काफी ज्यादा नफरत होने लगी थी इंपीरियल फैमिली से, क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने मेरी क्लोज फ्रेंड को यानी कैराडिल को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया और उसके साथ ऐसा कुछ किया। और इसी नफरत के चलते मैं रॉयल फैमिली को यानी इंपीरियल फैमिली को मज़ा चखाना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि उन्होंने कितना ज़्यादा गलत किया। मैं उन्हें किसी न किसी तरीके से टॉर्चर करना चाहता था, जिस तरीके से उन्होंने मेरी बेस्ट फ्रेंड की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन इसी चक्कर में मैं किसी न किसी तरीके से ऑर्गन एकेडमी में इन्वॉल्व हो गया और बिना जाने मुझे पता ही नहीं चला कि कब ऑर्गन एकेडमी से मेरा इतना गहरा ताल्लुक हो गया और प्रिंसिपल के प्लान्स में मैं भी फंसने लगा और उनकी बातों में आ गया। और पहले पहले तो मैं प्रिंसिपल के प्लान्स में उनके साथ मिल गया था और मैंने उनके आइडियाज़ में और उन्हें थोड़ा सपोर्ट भी किया था। लेकिन धीरे धीरे प्रिंसिपल के प्लान्स काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होते गए और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जानें भी ले ली थी, जिसकी वजह से मुझे समझ आया कि प्रिंसिपल के प्लान्स काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हैं। इसी वजह से मैंने पीछे हटने का फैसला किया और मैंने उनकी मदद ना करने का भी फैसला किया और अपने कदम पीछे हटा लिए। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा देर कर दी पीछे हटने में और अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पहले से ही बिगड़ चुकी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, यानी वो प्रिंसिपल तुम्हारी ऑर्गन एकेडमी के। फिर मार्केस काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होते हुए हमारी शीना को बताते हैं मुझे यकीन नहीं होता कि प्रिंसिपल ने इस तरीके से मेरी पूरी फैमिली पर अटैक करवा दिया। ज़रूर ये इस वजह से क्योंकि मैंने उनकी मदद करने से मना कर दिया और बीच में ही उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि चीज़ें कितनी ज़्यादा अब बिगड़ चुकी थीं। मुझे पता है कि मुझे शुरुआत से ही प्रिंसिपल के प्लान्स में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था और मैंने हमेशा ही अपनी फैमिली को इग्नोर किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं एक बदला लेना चाहता था अपनी फ्रेंड की रिवेंज के चलते। लेकिन फिर भी मुझे अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए था, जो कि मेरी वजह से बस मर ही गई थी और उन्हें लोगों ने मार ही दिया था। सिर्फ मेरी वजह से उन पर अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होने लगा था और अगर तुम ना आती तो न जाने क्या हो जाता। फिर मार्केस हमारी शीना को बताते हैं स्पेशली कोरी, मैंने कभी भी उस पर अच्छे से ध्यान दिया ही नहीं। मैंने अपने बेकार सी रिवेंज के चलते अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा बस कोरी को काफ़ी ज़्यादा काम दिया करने के लिए और कभी भी उसे वो अटेंशन नहीं दी जो कि वो डिज़र्व करता था, जो प्यार वो डिज़र्व करता था, जो केयर वो डिज़र्व करता था, मैंने कभी वो उसे दी ही नहीं, सिर्फ अपने काम के चलते। ये बात सुनकर हमारी शीना कहती है मार्किस। फिर मार्किस खुद को संभालते हुए शीना से कहते हैं मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही सेंटिमेंटल हो गया था, प्लीज़ इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। ये बात सुनकर हमारी शीना कहती है कोई बात नहीं, ये सब ठीक है। फिर मार्किस वहाँ से उठते हुए और जाते हुए कहते हैं जो ट्रूथ है वो जल्द ही हमारे सामने आ जाएगा, तब तक के लिए तुम अच्छे से ख्याल रखो अपना और अच्छे से आराम करो ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो सको। फिर मार्किस वहाँ से जाते हुए हमारी शीना से कहते हैं प्लीज़ अब कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़े और अपना अच्छे से ख्याल रखना। और तुम्हें याद है ना कि तुम्हें इसी साल इस स्कूल को फिनिश भी करना है, अपने स्कूल पर भी तुम्हें ध्यान देना है, तो प्लीज़ खुद पर ध्यान दो और सही से जल्द ठीक हो जाओ। ये बात सुनकर हमारी शीना सोचती है ऑफ कोर्स मुझे एकेडमी से ग्रेजुएट भी होना है, अगर मैं एकेडमी से ग्रेजुएट नहीं हुई तो मेरा फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। फिर शीना मार्किस से कहती है मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, क्योंकि मुझे एकेडमी से अच्छे से ग्रेजुएट भी होना है। फिर तभी हम देखते हैं कि मार्किस अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगते हैं और कहते हैं ठीक है फिर ये लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्किस एक कॉइन को हमारी शीना को देते हैं और शीना कहती है क्या, एक कॉइन? फिर शीना उस कॉइन को देखते हुए सोचती है ये क्रेस्ट,
ये तो मार्किस फैमिली का एम्बलम है। फिर हमें वो कॉइन दिखाया जाता है जिस पर एक काफी बड़ा मैजिक सर्कल का डिजाइन बना होता है, जिसको देखकर हमारी शुइना कहती है, ये तो बिल्कुल देखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जो कि मैंने मार्किस के मेंशन पर सेमी परमानेंट मैजिक सर्कल देखा था, जो कि टाइम से रिलेटेड सर्कल था। फिर मार्किस शुइना से कहते हैं, इस कॉइन की मदद से तुम जब चाहो हमारी फैमिली से किसी भी टाइप की हेल्प ले सकती हो। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तो प्लीज़ कभी भी हेजिटेट मत करना। ये बात सुनकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और उस कॉइन को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखती है और शौक होते हुए कहती है, क्या किसी भी टाइम पर हेल्प मांग सकती हूँ। ये बात सुनकर और शीना का रिएक्शन देखकर मार्किस कहते हैं, ऑफ कोर्स, जब भी तुम किसी भी टाइप की मुझसे हेल्प मांगोगी मैं तुम्हें ज़रूर हेल्प करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प की है, तो मैं किसी भी तरीके से तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्कस काफ़ी ज़्यादा सिंसियर होते हुए हमारी शीना से कहते हैं, और एक बार दोबारा थैंक यू लेडी शीना, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम देखते हैं कि मार्कस काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील भी करते हैं, क्योंकि हमारी शीना ने उनकी फैमिली को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया और उन्हें एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन से बचा लिया। ये सब कुछ देखकर और हमारे मार्कस की इतनी अच्छी चार्मनेस देखकर हमारी शीना अपनी आंखों को बंद करती हुई सोचती है, हाँ, मुझे पता है कि आखिरकार कोरी को इतनी अच्छे चार्म्स कहाँ से मिले। उसने ज़रूर मार्किस से इतने अच्छे चार्म्स इनहेरिट किए होंगे। और फिर हमारी शीना मार्किस से कहती है, मैं बस वही कर रही थी जो कि उस टाइम पर करना सही था। मैं कोरी को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी और मैं आपकी फैमिली को खुद भी बचाना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि मार्किस वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और वैसे भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। और हाँ, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो कि तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अंदर आने देना चाहोगी। फिर मार्किस वहाँ पर गेट के पास जाते हैं और हमारी शीना से कहते हैं, अगर तुम थकी हुई हो या फिर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही थकान हो रही होगी तो प्लीज़ तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। मैं उन्हें मना कर देता हूँ कि वे यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अभी तुम रेस्ट कर रही हो। ये बात सुनकर हमारी शीना कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज़ उन्हें अंदर आने दीजिए, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। और वैसे भी अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि ड्यूक यूरिनेली ने मुझे काफ़ी अच्छे से हील कर दिया है और उनके पोषण से मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी वापस आ गई है। ये बात सुनकर मार्किस वहाँ से जाते हुए कहते हैं, ठीक है, फिर खुद को तैयार करो, क्योंकि अब वे सभी तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। ये बात सुनकर शीना सोचती है, ठीक है, आपका शुक्रिया। और हमारी शीना थोड़ी हैरान भी होती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मार्किस ने उसे खुद को तैयार करने के लिए क्यों कहा। तभी हमारी शीना उस कॉइन को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होते हुए सोचती है, वाओ, मुझे यकीन नहीं होता कि अब मेरे पास दो बड़ी बड़ी फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है। एक तो हाइली की फैमिली जो कि खुद ही एक क्राउन प्रिंस है, और दूसरी कोरी की फैमिली जो कि मार्किस है, और वे अब मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं जब चाहूँ उनको अपनी हेल्प के लिए बुला सकती हूँ। अब मुझे लगता है कि शायद अब मैं अपनी जिंदगी में सफल हो चुकी हूँ। अब मुझे किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी शीना को बाहर से किसी के आने की आवाज आती है और वो कहते हैं, क्या हम अंदर आ जाएं। ये बात सुनकर हमारी शीना कहती है, हाँ, आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि बाहर से काफी सारे लोगों की लड़ने की आवाजें आने लगती है, जिसमें शॉन कहता है, जितना तुम्हें टाइम मिला है उस टाइम को जल्दी से यूज करो और वापस आ जाओ। ये बात सुनकर हैशटैग कहती है, मुझे पता है, अब मेरे रास्ते से हटो और मुझे अंदर जाने दो। तभी एविस कहता है, तुम दोनों काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी करो और जल्दी अपनी बारी पे शूशु से मिलकर वापस आओ। ये बात सुनकर हमारी हैस्टिया गुस्से से कहती है, अगर तुम दोनों मेरे रास्ते में इसी तरीके से खड़े रहोगे तो आखिरकार मैं कैसे अंदर जा पाऊंगी। और इन सभी की लड़ाई की आवाज सुनकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती है और थोड़ी घबरा भी जाती है। फिर हम देखते हैं कि रूम का डोर ओपन होता है और अंदर से कोई चिल्लाता है, शूशु। तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि हैस्टिया होती है, जिसने रो रो कर अपना काफी ज्यादा बुरा हाल कर लिया होता है। और वो रोते हुए शीना के पास भागकर आती है और कहती है, शूशु शूशु। ये सब कुछ देखकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती हुई कहती है, हैस, तुम्हारा चेहरा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैस्टिया रोते हुए भागकर हमारी शीना को आकर हक कर लेती है, जो देखकर शीना कहती है, हैस, खुद को संभालो। फिर हम देखते हैं कि हैस काफी ज्यादा कांपने लगती है और रोती हुई कहती है, मुझे सच में लगा कि तुम अब मुझे छोड़कर चली जाओगी। मुझे काफी ज्यादा
घबराहट हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत-बहुत बुरे ख़यालात आ रहे थे शूशु, शुक्र है कि तुम ठीक हो। आखिरकार तुम एकदम से कहाँ गायब हो गई थी? आखिरकार तुम उठ क्यों नहीं रही थी? जब मैंने देखा कि तुम सोई हुई हो और सोते-सोते तुम्हारी पूरी बॉडी पर स्कार्स आ रहे हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। प्लीज़ शूशु, ऐसा कुछ भी दोबारा मत करना। आखिरकार तुम हर बार खुद को चोट क्यों पहुँचाती रहती हो? तुम्हें पता भी है कि ये सब कुछ देखना और तुम्हें दर्द में देखना मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है। क्या तुम चाहती हो कि मुझे कुछ हो जाए? ये बात सुनकर शीना हेस्टर को चुप करवाते हुए कहती है, प्लीज शांत हो जाओ हेस्ट, खुद को संभालो। अगर तुम ऐसे ही रोती रही और किसी ने तुम्हें इस तरीके से रोते हुए देख लिया और तुम्हारी बातें सुन ले तो वे जरूर समझेंगे कि मैं मर चुकी हूँ। आखिरकार तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज चुप हो जाओ। अपनी नोज को साफ करो, अपने फेस को साफ करो हेस्ट, प्लीज खुद को संभालो। फिर हम देखते हैं कि हेस्टिया खुद को संभालती है और शुइना से कहती है, क्या तुम अब ठीक हो शूशु? अब तुम दोबारा तो बेहोश नहीं होगी ना? तुम अब बिल्कुल ठीक हो ना शूशु? ये बात सुनकर शुइना कहती है, हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि ड्यूक लेनी ने मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर दिया है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उन्होंने जाने से पहले मुझे काफ़ी सारी मेडिसिन भी दी हैं जिससे मैं जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ये बात सुनकर हमारी हेस्टिया थोड़ा रिलैक्स होती है और हमारी शीना को हक करते हुए कहती है, शुक्र है कि तुम ठीक हो शूशु, मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। प्लीज़ दोबारा ऐसा कुछ भी मत करना, तुम्हारा ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना अच्छे से ख्याल रखो। ये बातें सुनकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीना हेस्टर को हक करते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो हेस, मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा कभी भी तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं दूंगी। मैं हमेशा अपना ख्याल रखूंगी। प्लीज अब चुप हो जाओ और अपना अच्छे से ख्याल रखो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा हीरो श्वान अपनी महबूबा के पास आता है उसको देखने के लिए और हेस्टे पर गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा विजिटिंग टाइम खत्म हुआ, जल्द से जल्द यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुमने सुना नहीं? ये बात सुनकर हमारी हेस्टा भी काफी ज्यादा भड़कते हुए कहती है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं शुशु के पास ही रहूंगी जब तक कि शुशु बिल्कुल भी ठीक नहीं हो जाती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बात सुनकर शॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपने व्हाइट मैजिक को हेस्टा पर कास्ट करने लगता है और हेस्टा से कहता है, क्या तुम्हें बाथरूम नहीं जाना? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेस्टा को काफी ज्यादा अजीब फील होने लगता है और उसके पेट से काफी ज्यादा आवाजें आने लगती है जिससे हम जान पाते हैं कि श्वान ने हमारी हेस्टा पर एक लूज मोशन वाला स्पेल लगा दिया होता है जिससे हमारी हेस्टा को बाथरूम में जाना पड़े और वो यहाँ से चली जाए। ये सब कुछ देखकर हमारी शुना भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिरकार श्वान ऐसा ऐसा स्पेल हेस्टिया पर कैसे कास्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी हेस्टिया बेचारी लड़खड़ाते हुए वहां से जाते हुए कहती है, शूशु मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हेस्टे की बात सुनकर श्वान हेस्टे से कहता है, तुम्हें वापस आने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस वहीं पर रहना और यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना। ये बातें सुनकर हमारी शुइना काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हमारी शुइना हमारी श्वान को देखती है जो कि काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है और श्वान को देखकर हमारी शुइना सोचती है, तो ये है मेरा रियल श्वान। फिर शुइना ड्रीम श्वान को याद करते हुए सोचती है, रियल श्वान ड्रीम श्वान से काफ़ी ज़्यादा अलग है। हालांकि मैं जानती हूँ कि दोनों श्वान ही काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के खतरनाक हैं, लेकिन फिर भी मुझे जानना चाहिए कि ड्रीम श्वान और रियल श्वान काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। रियल श्वान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लेकिन ड्रीम श्वान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, जिसने कोशिश करी मुझे जान से मारने की और हालांकि उसने मुझे एक टाइम पर जान से मार ही दिया था, लेकिन वो तो शुक्र है कि मैं किसी तरीके से उससे बचकर बाहर निकल पाई। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्वान हमारी शीना से कहता है, शूशु आखिरकार तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें पोशंस दूं? क्या मैं तुम्हें और ज़्यादा हील करूं? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं जिससे तुम अच्छा फील कर सको? ये सब कुछ सुनकर हमारी शीना सोचती है, आखिरकार मैं अपनी रियल श्वान से मिल ही गई। ये है रियल श्वान जिसे मैं जानती हूँ और जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो कभी भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता कि वो लोगों को इस तरीके से जान से मारे और उन्हें इतनी हाई लेवल का टॉर्चर दे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्वान हमारी शीना का हाथ पकड़ता है और उसे रिंग्स पहनाते हुए कहता है, ये लो, ये सभी मैजिक रिंग्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये रिंग ये कभी भी तुम्हारे माना को ब्रस्ट होने नहीं देगी और ये रिंग अगर तुम्हें कभी भी चोट लगी तो ये तुम्हें एकदम से हील कर देगी और ये रिंग अगर तुम्हें कभी भी डिजी फील हुआ तो तुम अपने आप ही हील हो जाओगी। और ये रिंग और इसी तरीके से श्वान हमारी शीना की पूरे हाथ में रिंग्स पहना देता है, यानी हर एक उंगली में रिंग पहना देता है, जो सब देखकर हमारी शीना सोचती है, आखिरकार मैं इन सभी रिंग्स को ऐसे पहनकर बाहर कैसे घूमूंगी? मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर पाऊंगी।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा हीरो श्वान काफी ज्यादा डिप्रेस लग रहा होता है और वो काफी ज्यादा उदास होकर हमारी शीना से कहता है, प्लीज कभी भी इस तरीके से खुद को हर्ट मत करना शूशु। प्लीज खुद का ध्यान रखो, अच्छे से अपना ख्याल रखो, कभी भी ऐसे खुद को हर्ट मत करो प्लीज। और हम साफ साफ देख पाते हैं कि श्वान के हाथ काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं हमारी शीना को दूसरी हाथ में रिंग पहनाते हुए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा श्वान काफी ज्यादा इमोशनल होने लगता है और वो बस रोने ही वाला होता है और वो कहता है, जब मैंने देखा कि तुम अपने बेड पर बिना जान के ऐसे लेटी हुई हो और देखा कि तुम्हारी सभी आर्म्स, तुम्हारी नेक बार बार हर्ट हो रहे हैं, उनमें बार बार स्कार्स आ रहे हैं और उनसे ब्लीडिंग हो रही है, मैं काफी ज्यादा घबरा गया था। मैंने देखा कि बार बार तुम्हें चोटें लग रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था सिवाय इसके कि मैं तुम्हें हील कर सकूं। मैं बार बार तुम्हें हील करता गया और बार बार तुम्हारी पूरी बॉडी पर चोटें आती गई। मैं काफी ज्यादा घबरा गया था। प्लीज कभी भी खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में दोबारा मत डालना। अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो मैं ये सब कुछ देखकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती है और खुश भी होती है कि उसकी फ्रेंड्स को उसकी इतनी ज्यादा फिक्र है। जो सब कुछ देखकर हमारी शीना सोचती है, अगर मैं ड्रीम श्वान को इस रियल श्वान से कंपेयर करूं तो रियल श्वान सच में एक एंजल है मेरे लिए। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एविस आता है और श्वान से कहता है, लॉर्ड श्वान तुम्हारा टाइम अब खत्म हुआ, लाओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। ये बात सुनकर हमारे श्वान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है हमारे एविस पर, लेकिन तभी श्वान गुस्से से एविस से कहता है, शूशु अगर तुम्हारे साथ एविस ने कुछ भी ऊट पटांग हरकत करी तो मैं इसे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एविस श्वान को बाहर ले जाता है और एविस हमारी शीना से कहता है, हेलो शूशु मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। और हमारा एविस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैन लग रहा होता है, ना कि एक सिली फॉक्स की तरह। ये सब कुछ सुनकर हमारी शीना एविस से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र करने के लिए। और एविस को देखकर हमारी शीना सोचती है, एविस भी, वो भी ड्रीम एविस की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस वर्ल्ड का रियल एविस है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ना कि ड्रीम एविस की तरह जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था मेरे ड्रीम्स में। फिर हम देखते हैं कि एविस हमारी शीना के सिर पर हाथ रखता है, जो देखकर हमारी शीना सोचती है, मैं मानती हूँ कि रियल एविस कभी कभार काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकत करता है, लेकिन फिर भी ये एविस ड्रीम एविस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इससे भी ज़्यादा। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमें एक काफ़ी अच्छी और ब्यूटीफुल हर्ब दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये हर्ब और कोई नहीं बल्कि वहाँ पर हाईली लाया होता है, जिसने अभी अपनी शोरमैनशिप की ड्रेस पहनी होती है और वो इस हर्ब को हमारी शीना को देते हुए कहता है, शूशु देखो मुझे ये माउंटेन्स पर मिली जब मैं वहाँ पर घूम रहा था। इस हर्ब को देखकर हमारा एविस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इस हर्ब को देखने के बाद शीना हैरानी से कहती है, हाईली ये तो रायन फ्रूट है और तुम कह रहे हो कि तुम माउंटेन में ऐसे ही घूम रहे थे और तुम्हें ये ऐसे ही मिल गई। प्लीज ऐसे एक्ट मत करो कि तुम्हें ये इतनी आसानी से मिल गई हो। ये काफी ज्यादा मुश्किल है इस हर्ब को ढूंढना। आखिरकार तुम माउंटेन के कितनी ज्यादा अंदर गए थे, वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं हाईली, आखिरकार तुमने ये कैसे किया। फिर हम देखते हैं कि हाईली काफी ज्यादा प्यार से उस हर्ब को शीना को देते हुए कहता है, तो क्या हुआ, भले ही माउंटेन्स पर मॉन्स्टर्स हों या फिर वहां पर और कोई चीज हो जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो, मैं कहीं भी जा सकता हूँ सिर्फ तुम्हें ठीक करने के लिए। लो इसको जल्दी खा लो, इससे तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी और तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। और प्लीज़ जल्द से जल्द ठीक हो जाओ क्योंकि तुम्हें एकेडमी भी जाना है। क्या तुम्हें ग्रेजुएशन नहीं करनी? तो चलो जल्दी करो, इसको खाओ और बिल्कुल ठीक हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि हमारी शरीना उस हर्ब को ले लेती है और हाईली से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया हाईली, और हाँ मैं जल्द ही एकेडमी में आ जाऊंगी। फिर हमारी शरीना काफ़ी ज़्यादा ध्यान से उस हर्ब को देखने लगती है और कुछ सोचने लगती है। फिर शरीना हमें बताती है, हाईली भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ड्रीम हाईली से। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि ये चारों बिल्कुल ठीक हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, ना कि उन चारों की तरह जो कि मैंने अपने ड्रीम्स में देखे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे और बिल्कुल साइको थे। और मैंने तो किसी को बचाया भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सभी बिल्कुल ठीक हैं। मैं खुश हूँ, ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जा रहा है। तभी हमारी शीना को कुछ याद आता है और वो कहती है, रुको आखिरकार कोरी कहाँ है।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि किसी के टीयर्स नीचे गिर रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि कोरी होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और वो किस वजह से रो रहा है ये तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि आखिरकार शुइना जब कोरी से मिलेगी तो कोरी उससे क्या कहेगा, और शुइना हमारी कोरी को क्या एक्सप्लेनेशन देगी कि आखिरकार उसको कैसे पता चला कि उनकी फैमिली पर अटैक होने वाला है। ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मानवा के बस 2 ही एपिसोड बचे हैं और उसके बाद ये सीजन खत्म हो जाएगा। और इस सीजन के खत्म होने के बाद सीजन 4 कब आएगा ये मैं भी नहीं जानती। मैं उम्मीद करती हूँ कि सीजन 4 2026 तक आ जाएगा और 2026 में ही मैं सीजन 4 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूंगी। तब तक के लिए आपको दूसरी मानवा एंजॉय करनी चाहिए, जो कि मैं अपने चैनल पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करने वाली हूँ कुछ टाइम बाद जब शुशु मानवा खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खाते पीते रहें और बाय बाय।